मान लीजिए कि आपके पास दो व्यक्ति हैं। एक है हार्वर्ड से पढ़ा लिखा एक बड़ा एग्जीक्यूटिव जिसके पास फाइनेंस की हर डिग्री है और जो मार्केट की रग-रग से वाकिफ है, और दूसरी तरफ है एक साधारण सा सफाई कर्मचारी जिसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो अपनी छोटी सी तनख्वाह से हर महीने कुछ पैसे बचाता है। आपको क्या लगता है अंत में किसके पास ज्यादा संपत्ति होगी? आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक मामूली सफाई कर्मचारी ने अपनी सूझबूझ से करोड़ों की संपत्ति जमा की, जबकि बड़े बड़े डिग्रीधारी दिवालिया हो गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा कमाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही समझाती है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस कोई गणित का विषय नहीं है जहां 2+2 हमेशा 4 होता है। असल जिंदगी में पैसा भावनाओं, अहंकार, डर और लालच से जुड़ा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें बहुत जीनियस होने की जरूरत है या हमें स्टॉक मार्केट के पेचीदा ग्राफ समझ में आने चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक वह नहीं है जिसका IQ सबसे ज्यादा है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे ज्यादा धैर्य है। आज की इस समरी में हम उन मनोवैज्ञानिक रास्तों को समझेंगे जो आपको सिर्फ अमीर बनना नहीं सिखाएंगे, बल्कि उस अमीरी को संभाल कर रखना भी सिखाएंगे। अक्सर हम पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग का इस टूल के साथ एक बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। इस चर्चा के दौरान हम किताबी फॉर्मूलों को पीछे छोड़कर उन प्रैक्टिकल आदतों पर बात करेंगे जो एक आम भारतीय इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, या कोई नौकरी पेशा इंसान जो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, ये ऑडियो बुक समरी आपको पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया और नजरिया देने वाली है। तो चलिए पैसों के इस मनोवैज्ञानिक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि असली दौलत आखिर होती क्या है। जब हम किसी बेहद सफल इंसान को देखते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी या एलन मस्क, तो हमारा दिमाग तुरंत उनकी मेहनत और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगता है। लेकिन हम एक बहुत ही जरूरी पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है किस्मत। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नतीजा 100% सिर्फ आपकी मेहनत का फल नहीं होता। हर बड़ी सफलता और हर बड़ी विफलता के पीछे दो अदृश्य ताकतें काम करती हैं, लक और रिस्क। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1968 में जब बिल गेट्स एक ऊंचे दर्जे के स्कूल में पढ़ रहे थे, तब दुनिया में करोड़ों बच्चे थे, लेकिन बिल गेट्स उस इकलौते स्कूल में थे जहां उस दौर का सबसे आधुनिक कंप्यूटर मौजूद था। ये उनकी मेहनत नहीं, बल्कि एक सांख्यिकीय संयोग था जिसने उन्हें प्रोग्रामिंग सीखने का वह मौका दिया जो शायद उस वक्त किसी और के पास नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल गेट्स के एक करीबी दोस्त थे, केंट इवांस, जो उनसे भी ज्यादा होशियार और काबिल माने जाते थे। उन दोनों का सपना था कि वे साथ मिलकर दुनिया बदलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे स्कूल खत्म कर पाते, केंट की एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब गौर कीजिए, जहां बिल गेट्स को लाखों में एक वाली किस्मत मिली, वही केंट इवांस को लाखों में एक वाला जोखिम उठाना पड़ा। ये दोनों ही चीजें इंसान के कंट्रोल से बाहर थी। असल जिंदगी में हम अक्सर दूसरों की कामयाबी को उनकी स्मार्टनेस और अपनी नाकामयाबी को बुरी किस्मत कह देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब हम किसी को सफल होते देखते हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि उसमें उनकी मेहनत के साथ साथ सही समय और सही जगह पर होने का भी बड़ा हाथ था। भारतीय संदर्भ में देखें तो जब कोई स्टूडेंट सरकारी एग्जाम में एक नंबर से रह जाता है या कोई छोटा बिजनेसमैन मंदी की वजह से दुकान बंद करता है, तो समाज उसे नाकाबिल का टैग दे देता है। हमें यह समझना होगा कि रिस्क और लक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सफल हैं तो विनम्र रहिए, क्योंकि आपकी सफलता में उन ताकतों का हाथ है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और अगर आप असफल हैं तो खुद को बहुत ज्यादा मत कोसिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने सही फैसला लिया हो, लेकिन किस्मत के उस 1% जोखिम ने खेल बिगाड़ दिया हो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी यही लागू होता है। किसी एक स्टॉक का ऊपर जाना हमेशा आपकी समझदारी नहीं होती,
और किसी अच्छे शेयर का गिर जाना हमेशा आपकी बेवकूफी नहीं। इसलिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। कभी भी किसी एक इंसान की कामयाबी को देखकर उसे पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उनकी मेहनत तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनकी किस्मत और उनके समय के संयोग को कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय उन पैटर्न्स पर ध्यान दें जो ज्यादातर अमीर लोगों में कॉमन होते हैं, जैसे कि धैर्य रखना और फिजूल खर्ची से बचना। याद रखिए, दुनिया बहुत जटिल है और यहां हर चीज आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों तो सावधान रहें, और जब बहुत बुरी चल रही हों तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और जैसे ही आप आखिरी पायदान पर पहुंचने वाले होते हैं, वो सीढ़ी अचानक और ऊंची हो जाती है। यही खेल हमारे दिमाग का है जब बात पैसों की आती है। मॉर्गन हाउसल यहां एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है लक्ष्य के खंभों को हिलने से रोकना, यानी ये तय करना कि मेरे लिए इतना काफी है। हम अक्सर देखते हैं कि एक इंसान जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो और ज्यादा पाने के लालच में ऐसा जोखिम उठा लेता है जो उसकी पूरी साख और मेहनत को तबाह कर देता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रजत गुप्ता का, जो एक समय पर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी के बोर्ड में थे और झुग्गी झोपड़ी से उठकर सफलता के शिखर तक पहुंचे थे। लेकिन अरबती होने के बावजूद उन्होंने अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया और जेल गए। सवाल यह है कि जिसके पास पहले से ही सब कुछ था, उसे और थोड़े से पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? जवाब है तुलना। भारतीय समाज में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी सफलता को पड़ोसी की नई कार या रिश्तेदार के आलीशान बंगले से नापते हैं। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी जरूरतें और हमारे शौक भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है। आप सोचिए, अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं और आपकी तुलना एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से की जाए, तो आप हमेशा खुद को छोटा ही समझेंगे। लेखक कहते हैं कि इनफ का मतलब ये नहीं है कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें या गरीबी में जिए। इसका असली मतलब यह है कि आप अपनी भूख को पहचानें और ये समझें कि कब और अधिक पाने की इच्छा आपके पास जो अनमोल, जैसे आपकी शांति, आपका परिवार और आपकी इज्जत, उसे खतरे में डाल रही है। एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार के नजरिए से देखें तो अक्सर हम रिटायरमेंट के करीब पहुंचकर भी अपनी जमा पूंजी को रिस्की स्कीम्स में सिर्फ इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें और ज्यादा चाहिए होता है। हम भूल जाते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए रिस्क लेना कभी भी समझदारी नहीं है, चाहे संभावित फायदा कितना भी बड़ा क्यों न हो। आपकी साख, आपकी आजादी, आपका परिवार और आपकी खुशी, ये वो चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पैसा कमाने का असली मकसद ही ये होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके, न कि आप और ज्यादा पैसा कमाने के गुलाम बन जाएं। अगर आप हमेशा दूसरों को देखकर अपनी काफी की परिभाषा बदलते रहेंगे तो आप अमीर तो दिख सकते हैं, लेकिन कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा आर्थिक फैसला लें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ अपनी ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं? याद रखिए, जो चीजें आपके पास हैं और जिनकी आपको वाकई जरूरत है, उन्हें उन चीजों के लिए दांव पर लगाना जो आपके पास नहीं है और जिनकी आपको असल में जरूरत भी नहीं है, ये सरासर बेवकूफी है। जिंदगी के इस खेल में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि उसकी होती है जिसे पता है कि उसे रुकना कहाँ है। जब हम निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स या स्कीम की तलाश करने लगता है। हमें लगता है कि अमीर बनने का इकलौता रास्ता है बहुत सारा मुनाफा कमाना। लेकिन मॉर्गन हाउसल यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण है पर समझने में बहुत गहरी। वे कहते हैं कि वॉरेन बफेट की सफलता का असली राज ये नहीं है कि वे एक महान निवेशक हैं, बल्कि असली राज ये है कि वे पिछले 75 सालों से निवेश कर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद बना है। इसे ही कंपाउंडिंग
का जादू कहते हैं। गणित की भाषा में कहें तो ये सिर्फ जोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक बीच के विशाल बरगद का पेड़ बनने जैसा है। लेकिन परेशानी ये है कि हमारा इंसानी दिमाग इस रफ्तार को सीधे तरीके से समझ ही नहीं पाता। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक भारतीय उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय 20 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 2000 रुपए बचाना शुरू करता है, जबकि विजय अपनी मौज मस्ती में वक्त गुजारता है और 35 साल की उम्र में जागता है। फिर वो हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिटायरमेंट के वक्त अजय के पास विजय से कहीं ज्यादा पैसा होगा, भले ही उसने विजय के मुकाबले बहुत कम निवेश किया था। क्यों? क्योंकि अजय ने पैसे को समय दिया। हम अक्सर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश में गलत फैसले ले लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि पेड़ को फल देने में वक्त लगता है, चाहे आप उसमें एक साथ कितना भी पानी डाल दें। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है जल्दबाजी। शेयर मार्केट हो या कोई बिजनेस, जब भी हम थोड़े से उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं और अपना निवेश निकाल लेते हैं, तो हम कंपाउंडिंग की उस चेन को तोड़ देते हैं जिसे बनने में सालों लगे थे। लेखक कहते हैं कि शांत रहना और इंतजार करना दुनिया के सबसे कठिन लेकिन सबसे कीमती फाइनेंशियल स्किल्स है। भारत में हम अक्सर एफडी या सोने में निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए होती है। लेकिन अगर हम थोड़े से जोखिम के साथ लंबे समय तक टिके रहना सीख जाएं, तो पैसा अपने आप काम करना शुरू कर देता है। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस इंसान से ज्यादा समय तक टिके रहना है जो जल्दी हार मान लेता है। अंत में यह समझ लीजिए कि निवेश का मतलब हर रोज ग्राफ देखना नहीं है। असली निवेश वह है जिसे आप करके भूल सके। अगर आप हर साल 10 से 12% का भी औसत रिटर्न कमा रहे हैं और उसे 20 से 30 सालों तक छोड़ देते हैं, तो अंत में जो नतीजा निकलेगा वह आपकी कल्पना से परे होगा। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी काम करता है जब आप उसे काम करने का मौका देते हैं। याद रखिए, पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन वह बढ़ता सिर्फ और सिर्फ समय और धैर्य से है। इसलिए आज से ही छोटे कदम उठाइए, क्योंकि वक्त ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग हुनर है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आपको साहसी होना पड़ता है और दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके ठीक उलट व्यवहार की जरूरत होती है। आपको विनम्र होना पड़ता है और सबसे जरूरी, आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि जो आपके पास है वो कल छिन भी सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ ही सालों में वे सड़क पर आ गए। इसका कारण ये नहीं था कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता था, बल्कि कारण ये था कि उन्हें पैसा संभालना नहीं आता था। अमीर बनना एक स्किल है, लेकिन अमीर बने रहना एक सर्वाइवल माइंडसेट यानी खुद को बचाए रखने की कला है। इसे एक भारतीय नजरिए से देखिए। हम अक्सर देखते हैं कि कोई नया स्टार्टअप या कोई छोटा बिजनेस अचानक बहुत कामयाब हो जाता है। जैसे ही पैसा आने लगता है, वैसे ही मालिक बड़ी कारें, आलीशान दफ्तर और फिजूल खर्ची शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो कामयाबी आज मिली है वो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। असली अमीर वो नहीं है जो एक बार बहुत बड़ा दाव जीतकर करोड़पति बन गया, बल्कि वह है जो मंदी के दौर में भी टिका रहा। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, फोकस और सावधानी। आपको अपनी सफलता को अपनी समझदारी मानने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप में अहंकार आ गया, उसी दिन से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपकी सैलरी बढ़े या आपको कोई बोनस मिले, तो तुरंत अपनी लाइफस्टाइल को मत बढ़ाइए, बल्कि सबसे पहले एक सेफ्टी नेट यानी आपातकालीन फंड तैयार कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सर्वाइवल है। अगर आप खेल में टिके रहेंगे, तभी तो आप अगली बाजी खेल पाएंगे। वॉरेन बफेट ने कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक साथ दांव पर नहीं लगाई।
उन्होंने हमेशा अपने पास इतना कैश रखा कि अगर कल को शेयर बाजार बंद भी हो जाए तो भी उन्हें फर्क न पड़े। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, यानी अपनी योजनाओं में गलतियों की जगह छोड़ना। अंत में याद रखिए कि पैसा कमाना एक रोमांचक सफर हो सकता है, लेकिन उसे बचाए रखना एक बोरिंग काम है। और अक्सर जो चीजें बोरिंग होती हैं, वही सबसे ज्यादा फायदेमंद होती हैं। आपको हर वक्त ये याद रखना होगा कि किस्मत ने आपको जो दिया है वो मेहनत और सावधानी के बिना टिकने वाला नहीं है। अमीर दिखने की कोशिश में अपनी असल दौलत को दाव पर न लगाए। असली कामयाबी वह नहीं है जो एक रात में चमकती है, बल्कि वह है जो दशकों तक आपके साथ बनी रहती है, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। पैसे का असली और सबसे बड़ा फायदा क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे बड़ी गाड़ी, आलीशान घर या दुनिया की सैर। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे कीमती रूप वो है जो आपको आपके समय पर पूरा कंट्रोल देता है। वो ताकत जो आपको ये कहने की आजादी दे कि आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के लिए खुश रहने का सबसे बड़ा पैमाना ये नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, बल्कि ये एहसास है कि उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप हर सुबह एक ऐसे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं जिसे आप नफरत करते हैं, तो क्या आप वाकई अमीर हैं? जवाब है नहीं। आप सिर्फ एक सुनहरे पिंजरे में कैद हैं। इसे हमारे भारतीय परिवेश में एक आम नौकरी पेशा इंसान के नजरिए से देखिए। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी ईएमआई भरने और समाज को दिखाने में गुजार देते हैं। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और इस दिखावे की कीमत हम अपने समय से चुकाते हैं। असली आजादी वो बैंक बैलेंस है जो आपको ये हिम्मत देता है कि अगर आपका बॉस आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो आप नौकरी छोड़ सके। वह आजादी जो आपको अपने बीमार माता पिता के साथ समय बिताने का मौका दे, बिना इस डर के कि अगले महीने का घर का खर्च कैसे चलेगा। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका मकसद आपको चीजों का मालिक बनाना नहीं, बल्कि आपको अपने समय का मालिक बनाना होना चाहिए। लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वह है जिसके पास सबसे ज्यादा विकल्प है। जब आपके पास बचत होती है तो आपके पास इंतजार करने का विकल्प होता है। आप एक बेहतर नौकरी का इंतजार कर सकते हैं, आप एक सही निवेश का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास बचत नहीं है उसे वह सब कुछ करना पड़ता है जो उसे बताया जाता है। भारतीय परिवारों में हम अक्सर सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन असली सुरक्षा वह पैसा है जो आपके और आपकी मजबूरी के बीच में खड़ा हो जाए। बचत का मतलब सिर्फ कंजूसी नहीं है, बल्कि ये अपने भविष्य के लिए आजादी खरीदना है। तो अगली बार जब आप कुछ बड़ा खर्च करने का सोचें, तो खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे उतनी खुशी देगी जितना कि मेरे बैंक में पड़ा वह पैसा जो मुझे मानसिक शांति दे रहा है? याद रखिए, चीजें समय के साथ अपनी चमक खो देती हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का सुकून कभी कम नहीं होता। असली दौलत वह है जिसे आप देख नहीं सकते, वो आपकी आजादी है, आपकी नींद है और आपके अपनों के साथ बिताया गया वह समय है जिसमें कोई तनाव ना हो। पैसे जमा करना बंद मत कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी के वो पल जमा कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से जी पाएंगे। जब आप सड़क पर किसी को एक शानदार फेरारी या करोड़ों की महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? शायद आप सोचते होंगे, वाह, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो लोग मुझे कितना सफल और बड़ा आदमी समझते। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स छुपा हुआ है। सच तो यह है कि जब आप उस गाड़ी को देख रहे होते हैं तो आप उस गाड़ी चलाने वाले इंसान के बारे में नहीं सोच रहे होते। आप खुद को उस गाड़ी की सीट पर बैठा हुआ इमेजिन कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि दुनिया आपको कितनी इज्जत देगी। विडंबना यह है कि जिस इंसान ने वह गाड़ी खरीदी थी ताकि लोग उसे नोटिस करें, उसे असल में कोई देख ही नहीं रहा है। हर कोई सिर्फ उस गाड़ी को देख रहा है और अपनी खुद की कामयाबी के सपने बुन रहा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर पैसा इसलिए खर्च करते हैं
ताकि दूसरों को ये बता सके कि हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन यहां हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सम्मान और प्रशंसा पाना चाहते हैं और हमें लगता है कि महंगी चीजें खरीदने से ये मिल जाएगा। लेकिन असलियत में लोग आपकी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, पर वे आपसे प्रभावित नहीं होते। एक भारतीय शादी का उदाहरण लीजिए, जहां लोग लाखों रुपए सिर्फ इसलिए फूंक देते हैं ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रहे। लेकिन हकीकत में मेहमान खाना खाकर घर जाते हैं और अगले ही दिन भूल जाते हैं कि सजावट कैसी थी। वे सिर्फ अपनी तुलना आपकी अमीरी से करने लगते हैं और बदले में आपको वो सच्चा सम्मान कभी नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। यहां लेखक एक बहुत ही बारीक अंतर समझाते हैं। अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग बातें हैं। रिच वो है जो दिख रहा है, महंगी घड़ी, बड़ा बंगला, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ यानी असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। वो पैसा है जो अभी खर्च नहीं किया गया है। वो निवेश है जो बैंक में बढ़ रहा है। जब हम किसी की महंगी चीजें देखकर उसे अमीर मान लेते हैं तो हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उसने कितना पैसा खर्च कर दिया है। हमें ये नहीं पता कि उसके ऊपर कितना कर्ज है या उसका बैंक बैलेंस कितना खाली हो चुका है। असली दौलत आपको वह विकल्प देती है जिसके बारे में हमने पिछले सेक्शन में बात की थी। तो इस सबक का सार क्या है? अगर आप सम्मान और प्यार चाहते हैं तो वह महंगी चीजों से नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता, दयालुता और आपके चरित्र से मिलेगा। पैसा आपको सिर्फ विलासिता दे सकता है, सम्मान नहीं। अगली बार जब आप कुछ ऐसा खरीदने का मन बनाए जिसका मकसद सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना या खुद को बड़ा साबित करना हो, तो रुक जाइए। याद रखिए कि असली दौलत वह है जो आपके पास बचती है, न कि वह जो आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में उड़ा देते हैं। अपनी ईगो को थोड़ा कम करना ही अपनी दौलत को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है, क्योंकि अंत में लोग ये याद नहीं रखेंगे कि आपके पास कौन सी गाड़ी थी, बल्कि ये याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये सफर हमें एक बहुत ही बुनियादी सच की ओर वापस ले जाता है कि पैसा कमाना एक हुनर हो सकता है, लेकिन अमीर बने रहना एक चरित्र है। हमने आज सीखा कि दुनिया के सबसे जटिल फाइनेंशियल चार्ट्स और ग्राफ्स के पीछे असल में एक धड़कता हुआ इंसानी दिल होता है, जो डरता है, जो लालच करता है और जो कभी कभी सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहता है। मॉर्गन हाउसल की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि आपको बहुत बड़ा जीनियस होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी उन आदतों पर काबू पाना है जो आपको अपनी ही कमाई का दुश्मन बना देती है। पॉज। याद रखिए, आपकी असली संपत्ति वह नहीं है जो आप दूसरों को दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आपके पास उस वक्त बचती है जब दुनिया की नजरें आप पर नहीं होती। अब समय है एक छोटा सा कदम उठाने का। आज जब आप अपनी आंखें बंद करें तो खुद से पूछें, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या मैं अपने पैसे के लिए एक मजदूर की तरह जी रहा हूं? दिखावे की इस शोर भरी दुनिया में शांत रहकर अपनी बचत को बढ़ाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अपनी जरूरतों को छोटा रखिए और अपने लक्ष्यों को समय दीजिए, क्योंकि वक्त के पास वह जादू है जो मामूली को भी महान बना देता है। अमीर दिखने की होड़ में उस असली आजादी को मत खो दीजिए जिसे पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। उम्मीद है कि इस समरी ने आपके सोचने का तरीका बदला होगा और आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आप आज से अपनी छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को रोककर उन्हें कल के लिए बचाते हैं, तो समझिए कि आपने इस किताब का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। अपनी वित्तीय यात्रा को सरल रखिए, अपनी नींद को सुकून भरा बनाइए और अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप अपनी दौलत के साथ साथ अपनी खुशियों की भी उतनी ही हिफाजत करेंगे। अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए नजरिए के साथ।